ए बीटा पार्टिकल इज एमिटेड बाई ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ, ठीक है। जब बीटा माइनस पार्टिकल निकलेगा तो न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन होता है और वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है जिसको बीटा माइनस पार्टिकल कहते हैं, ठीक। और उसके साथ निकलता है एक एंटी न्यूट्रिनो, ठीक। तो इसमें इसका आंसर बनेगा कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू ए प्रोटॉन, और इसी वजह से Z जो है वो एक नंबर से इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स इन ए रेडियोएक्टिव सैंपल रिमेनिंग एट द एंड ऑफ वन मीन लाइफ। वन मीन लाइफ के बाद कितना रह जाता, तो वन मीन लाइफ या वन एवरेज लाइफ जो होती है वो टाइम होता है जिसमें 63% ऑफ द न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, 37% ऑफ द न्यूक्लियाई रिमेनिंग रह जाते हैं। डी पार्ट, 1 ग्राम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वो 1/3 ग्राम रह जाता है एट द एंड ऑफ 2 डेज, ठीक। यानी 1/3 रह जा रहा है 2 दिन के बाद। तो ये लॉ आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, अगले 2 दिन के बाद 1/3 का भी 1/3 रह जाएगा यानी 1/9 रह जाएगा, और अगले 2 दिन के बाद उस 1/9 का भी 1/3 रह जाएगा यानी 1/27 रह जाएगा। तो टोटल 6 दिन में कितना रह जाएगा, तो टोटल 6 दिन में 1/27 पार्ट जो है वो रिमेनिंग रह जाएगा। ए पार्ट, let mp be the mass of proton, mn be the mass of neutron, m1 the mass of नियोन न्यूक्लियस जो है उसका मास दिया है m1, और m2 जो है वो कैल्शियम का मास दिया है। देन कुछ चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं कि क्या रिलेशन होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो पहले नियोन का न्यूक्लियस बना लेते हैं। ये है 10, वो है 20, 10 प्रोटॉन है और 10 ही इसमें क्या है, न्यूट्रॉन है। तो ये कैसे बना होगा, 10 तो प्रोटॉन आए होंगे और 10 ही न्यूट्रॉन होंगे और मिलके ही न्यूक्लियस बन गया होगा, और मास डिफेक्ट हुआ ही होगा। तो किसका मास ज़्यादा होगा, इनका मास जो है वो इसके मास से ज़्यादा होगा। तो इनका मास कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 10 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, 10 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक। और ये बड़ा होगा इसके पूरे मास से, और इसका पूरा मास जो है वो m1 है, ठीक है। अब कैल्शियम 2040, 20 तो क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और 20 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन का जो टोटल मास होगा वो कैल्शियम के टोटल मास से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी मास डिफेक्ट हुआ होगा। तो इसकी इक्वेशन बनेगी 20 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 20 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, 20 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा। ये आपका बड़ा होगा किससे, कैल्शियम के मास से। कैल्शियम का मास कितना है, m2। तो ये इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। तो आंसर क्या बनेगा आपका। अच्छा, अगर हम दोनों इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इस वाली इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या ये वाली इक्वेशन जो है वो ये बन जाएगी 20 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 20 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो बड़ा होगा 2m1 से, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो अब जरा देखते हैं क्या आंसर बनने वाला है। पहला वाला तो गलत हो गया भाई, और चौथा वाला m1 बड़ा होगा, नहीं m1 तो बड़ा नहीं होगा, ये वाला मास बड़ा होगा। अब इनमें रिलेशन कैसे बनेगा, इन दोनों में रिलेशन कैसे बनेगा। तो अब यहाँ थोड़ी सिचुएशन क्लियर नहीं है कि हमने ये 2 इक्वेशन तो बना लिए हैं। एक इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों का सेम है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड इससे बड़ा और ये इससे बड़ा। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा ये एकदम से नहीं कह पाएंगे, ये हम एकदम से नहीं कह पाएंगे कि किसका न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, किस में मास डिफेक्ट ज़्यादा होगा। लेकिन एक हम आइडिया लगा सकते हैं कि मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ग्राफ होता है वो पहले जो है वो बढ़ रहा होता है, यानी आयरन तक बढ़ रहा होता है। तो किसका न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा, कैल्शियम का न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा कि नियोन का न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कैल्शियम का न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर कैल्शियम का न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा तो कैल्शियम में ज़्यादा मास डिफेक्ट होगा। तो अब हम ये निकाल सकते हैं कैल्शियम में मास डिफेक्ट ज़्यादा होगा तो कैल्शियम का मास ज़्यादा कम होगा, तो m2 जो है वो ट्वाइस m1 से ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो m2 जो है वो लेस देन होगा ट्वाइस m1 से, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ ये हमने कहाँ से आइडिया लगाया, हमने लगाया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ग्राफ से।
तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें मास डिफेक्ट ज़्यादा होगा, मास डिफेक्ट ज़्यादा होगा तो फाइनल मास उसका कम बचेगा। तो कैल्शियम का जो मास है वो कम बचेगा, तो जो M2 होगा वो ट्वाइस M1 से कम बचेगा। तो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन पे। हाफ लाइफ दी है I-131 की 8 डेज और t इज इक्वल टू 0 पे कोई सैंपल है I-131 का, और वी कैन एजर्ट हम क्या दे कह सकते हैं कि 8 दिन में कितने डिक्लेयर हो जाएंगे, सभी डिके हो जाएंगे, 16 दिन में, 8 दिन में, 4 दिन में, कुछ ऐसे कह रहे हैं। तो सिचुएशन ये है कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो प्योरली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कौन सा न्यूक्लियस कब डिके करेगा हम नहीं कह सकते। तो एक इसका आंसर जो बेस्ट आंसर बनेगा वो बनेगा एक गिवन न्यूक्लियस में डिके एट एनी टाइम आफ्टर t इक्वल टू 0। कोई भी न्यूक्लियस कभी भी डिके हो सकता है। नो न्यूक्लियाई विल डिके बिफोर t इक्वल टू 4 डेज, ये भी नहीं कह सकते श्योरली। नो न्यूक्लियाइज विल डिके बिफोर t इक्वल टू 8 डेज, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि 8 दिन तो हाफ लाइफ ही है, तो ऑन एन एवरेज 8 दिन में आधे न्यूक्लियाई तो डिके हो ही जाने चाहिए, तो ये भी नहीं कह सकते। और कह रहे हैं 16 दिन में सभी न्यूक्लियाई डिके होंगे, ऐसा भी नहीं। अगर हम हाफ लाइफ का भी कंसेप्ट लगा के चलाएं तो 8 दिन में आधे डिके हो जाएंगे और बचे हुए अगले 8 दिन में बचे हुए आधे डिके हो जाएंगे, तो 16 दिन में 3/4 डिके हो जाएंगे, 1/4 बचेंगे। तो पहले तीनों जो है वो हम श्योरिटी से नहीं कह सकते, लेकिन चौथा वाला जो ऑप्शन है वो हम कंप्लीट श्योरिटी से कह सकते हैं। कोई भी न्यूक्लियस कभी भी डिके हो सकता है, प्योरली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज अनस्टेबल? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन। कौन सा अनस्टेबल है? ठीक, तो वैसे तो ये सभी स्टेबल हैं, लेकिन इसमें अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो न्यूट्रॉन का डिके होता है। ठीक है, प्रोटॉन का डिके नहीं होता, फोटॉन तो फोटॉन ही है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी का भी डिके नहीं होता। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए न्यूट्रॉन। इन सब में जो अनस्टेबल है वो न्यूट्रॉन है। और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के बाहर, उसकी हाफ लाइफ जो है वो 8 मिनट होती है, और वो जब टूटता है तो एक तो प्रोटॉन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन बनाता है और एक एंटी न्यूट्रिनो बनाता है। तो इसका आंसर बनेगा डी पार्ट। बाकी प्रोटॉन जो है वो हार्डेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स है, और उसकी हाफ लाइफ जो मैथमेटिकली कैलकुलेट करी गई है वो यूनिवर्स की करंट एज से भी ज़्यादा है। Rn decays into PO by emitting an alpha particle with half life of 4 days. A sample contains 6.4 into 10⁻10 atoms of Rn. After 12 days the number of atoms कितने बचेंगे? तो 4 दिन हाफ लाइफ है, 12 दिन में क्या होगा? 3 हाफ लाइफ हो जाएंगी। तो एक हाफ लाइफ में 1/2, अगली हाफ लाइफ बाद 1/4 और अगली हाफ लाइफ के बाद 1/8 बचेगा। तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेंगे वो होगा 6.4 into 10⁻10 डिवाइडेड बाई 8। तो ये आपका आ जाएगा 0.8 into 10⁻10, इतने न्यूक्लियाई बचेंगे। Decay constant of radium is lambda. By a suitable process, its compound radium bromide is obtained. The decay constant of radium bromide will be, ठीक है, डिके कांस्टेंट रेडियम का लैम्डा। अब रेडियम ब्रोमाइड है या क्या है, रेडियम ने किसके साथ केमिकल रिएक्शन करी? केमिकल रिएक्शन में बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर के न्यूक्लियस की एक्टिविटी पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो रेडियम का डिके कांस्टेंट है वही रेडियम के किसी भी कंपाउंड का डिके कांस्टेंट सेम ही होगा। एक्सटर्नल प्रेशर, टेम्परेचर, केमिकल बॉन्डिंग, कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे रेडियो एक्टिव प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो न्यूक्लियर फिनोमिना है। सो इट इज इक्वल टू लैम्डा, ए पार्ट। 177 में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का कर्व दिया, और W, X, Y, Z जो है 4 न्यूक्लियाई हैं कर्व में। ठीक है, और पूछ रहे हैं वो प्रोसेस आपको बतानी है जिसमें एनर्जी रिलीज हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बतानी। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस तब होती है जब सिस्टम मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, मतलब सिस्टम ऐसे जाए जहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही हो। तो जरा देखते हैं क्या सेटअप है और क्या आंसर बन सकता है। ये है सिचुएशन, एक एक तरह से समझते हैं। अगर y टूट के 2z बनेगा, अब बताओ y से अगर 2z बनेगा तो ये बताओ क्या ये स्टेबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? तो स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो ये तो एक्सोथर्मिक नहीं होगी भाई, ये नहीं हो पाएगी। ठीक, w जो है वो x और z में टूट रहा है। ठीक है, w जो है वो x और z में टूट रहा है, इसका हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि w से एक जो बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है और एक जो बन रहा है वो कम स्टेबल है, तो हमें इसकी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो w जो है वो 120 है और वो टूट रहा है x और z में। x जो है वो कितना है? x है आपका 90 और z कितना है? z है आपका 30। तो इसमें जो डेल्टा Q वैल्यू होती है
वो होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स निकालने जा रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब एक्स की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, तो एक्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8 और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस एक्स में कितने हैं 90, ये बाइंडिंग एनर्जी एक्स की हो गई टोटल। जेड की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, तो इसकी पर न्यूक्लियन है 5 और नंबर ऑफ न्यूक्लियन 30 है, तो ये टोटल बन जाएगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस, अब निकालेंगे हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट कौन है, W, तो W का 120 है, रिएक्टेंट की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 7.5 है, ठीक, और कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं इसमें 120। तो अब आपको ये कैलकुलेट कर लेना है और ये चेक कर लेना है क्या इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आ गया तो यही रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है। और भी चेक कर लेते हैं हम, W इक्वल टू 2/W जो है वो 2y में कन्वर्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है, ये तो एक्सोथर्मिक होगी ही होगी 100%, क्योंकि W से अगर Y बन रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इसका मतलब ये जो आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर पॉजिटिव शायद नहीं आएगा, फिर भी आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, क्या पता एक से ज़्यादा आंसर सही है। X जो है वो Y और Z में टूट रहा है, X जो है वो क्या बन रहा है, Y बन रहा है और Z बन रहा है, इसकी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि X जो है एक थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, एक थोड़ा कम स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो इसकी भी बिल्कुल इसी फॉर्मेट से आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और अगर पॉजिटिव आ गई तो वो भी एक्सोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है। तो बी और डी में कैलकुलेशन है, सी डायरेक्टली पता चल रहा है कि एक्सोथर्मिक है, और एज डायरेक्टली पता चल रहा है कि वो एक्सोथर्मिक नहीं होगी। नियोन का न्यूक्लियस है, आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी डिकेज इनटू 2 अल्फा पार्टिकल्स एंड एन अननोन न्यूक्लियस। तो अननोन न्यूक्लियस क्या होगा, तो ये Ne है 22, इसमें से 2 अल्फा पार्टिकल निकल जाएंगे, तो 2 अल्फा पार्टिकल निकल गए ट्वाइस He4 के, इसका मतलब 8 की कमी आने वाली है, यानी जो यहाँ पे बनेगा उसका जो मास नंबर होगा 22 - 8 होगा, 22 - 8 होता है 14। अब जो 14 है उसमें आपको देखना पड़ेगा, अच्छा नियोन का ये कितना होता है, ये 10 होता है, इसमें कितनी कमी आएगी, तो ट्वाइस He4 होता है तो इसमें 4 की कमी आ जाएगी, तो यहाँ जो बचेगा वो 6 बचेगा, तो इसका मतलब वो कार्बन होगा, कार्बन का न्यूक्लियस होगा, कार्बन कौन सा वाला, 14 वाला, बी पार्ट। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट X इज सेम एज द मीन लाइफ ऑफ अनदर रेडियोएक्टिव एलिमेंट Y। X की जो हाफ लाइफ है वो Y की मीन लाइफ के बराबर है, यानी जितनी देर में X के आधे डिके होते हैं उसमें उतनी देर में Y के 63% डिके हो जाते हैं, इसका मतलब Y का रेट ऑफ डिके ज़्यादा होगा, इसका मतलब Y का डिके कांस्टेंट ज़्यादा होगा। तो लैम्डा के बारे में अगर हम बात करें तो लैम्डा X जो है वो कम होगा लैम्डा Y से। कौन तेजी से ज़्यादा डिके कर रहा होगा, Y जो है वो तेजी से डिके कर रहा होगा, ठीक। तो जरा देखते हैं, X एंड Y हैव द सेम डिके रेट इनिशियली, X and Y has the same rate always, Y will decay at a faster rate than X will decay at a faster rate than Y, तो इसका आंसर बनेगा Y, बी सी पार्ट, Y will decay at the faster rate than X, क्योंकि जितनी देर में X के आधे डिके होने उतनी देर में Y के 63% डिके हो जाने, Y के ज़्यादा डिके होने, इसलिए आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट। फर्टाइल मटेरियल अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, मतलब किसको हम रेडियो एक्टिविटी में यूज़ कर सकें, ठीक है। तो यूरेनियम 235 भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें एक न्यूट्रॉन मार के तोड़ लेते हैं उसको, और प्लूटोनियम भी यूज़ कर सकते हैं। यूरेनियम 238 शायद रेडियो एक्टिविटी में यूज़ नहीं होता, और 233 भी यूज़ नहीं होता, ठीक है। और यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 में प्लूटोनियम ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो प्लूटोनियम 239 से चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर चला जाएगा बी पार्ट। चेक कर लेना इसको आप इंटरनेट पे कि जो मोस्ट कॉमन रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ किया जाता है अक्रॉस द न्यूक्लियर रिएक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो कौन सा है, शायद वो प्लूटोनियम 239 है। दो रेडियोएक्टिव मटेरियल्स हैं X1 एंड X2, उनके डिके कांस्टेंट 10 लैम्डा और लैम्डा है, ठीक है। तो एक है X1 और एक है X2, इसका डिके कांस्टेंट 10 लैम्डा है और इसका डिके कांस्टेंट लैम्डा है। If initially they have the same number of nuclei, then the ratio of number of nuclei of X1 and X2 will be 1/e after a time। कह रहे हैं शुरुआत में दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम थे, N0 और N0, तो कह रहे हैं कि इनका फाइनल रेशियो NX1 और NX2 का जो रेशियो है वो 1/e कितनी देर के बाद हो जाएगा, ठीक। तो मैंने कहा कि चलो T टाइम के बाद हो जाएगा, तो T टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ X1 क्या होंगे, तो वो हो जाएंगे N0 e⁻⁻ लैम्डा, मतलब 10 लैम्डा T, और NX2 कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे N0 e⁻⁻
माइनस लैम्डा टी, और ये किसके बराबर है, ये 1/e के बराबर है। तो ये n0 से n0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो e रेज टू पावर -9 लैम्डा टी जो है वो e रेज टू पावर -1 के बराबर है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कंपैरिजन से 9 लैम्डा टी जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो जो टाइम आएगा वो 1/9 लैम्डा के बराबर होगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड न्यूक्लियर फिशन ऑन द बेसिस ऑफ, न्यूक्लियर फिशन हम किस हिसाब से समझ सकते हैं, तो टूटने वाला जो है वो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस, मेसन थ्योरी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेज, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल से, क्योंकि जब एक लिक्विड, बड़ी लिक्विड की ड्रॉप छोटी लिक्विड की ड्रॉप्स में कन्वर्ट होती है, तो जब ये ड्रॉप बड़ी है तो जो न्यूक्लियस है वो ड्रॉप की तरह बिहेव करता है, क्योंकि बड़ी ड्रॉप जो है वो अनस्टेबल होती है। और अगर ये टूट के छोटी छोटी ड्रॉप्स अगर बन जाएंगी, अगर ये टूट के छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक, इसी तरह से बड़ा न्यूक्लियस जब टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है तो ये ज़्यादा स्टेबल होंगे और जो है वो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो लिक्विड, इसका आप याद कर सकते हो, याद ही कर लेना आपको, लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है न्यूक्लियस का, और उससे फिशन जो है वो आराम से एक्सप्लेन हो जाता है। और ये ध्यान रखना है कि जो हैवी न्यूक्लियस है एक बड़ी लार्ज ड्रॉप की तरह बिहेव करता है, जिसका बिखर जाना बहुत ईजी होता है। इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन एक्स एंड वाई के बारे में पूछ रहे हैं क्या है, एक्स स्टैंड फॉर, एक्स पूछ रहे हैं क्या है। तो अगर पॉजिट्रॉन निकला है तो जो ये है ये आपका न्यूट्रिनो होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है और पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो निकलेगा। ये सी पार्ट। डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ में रिलेशन पूछा, तो हाफ लाइफ जो होता है ln2 अपॉन डिके कांस्टेंट होता है, तो डिके कांस्टेंट हो जाएगा ln2 अपॉन हाफ लाइफ। ये कैपिटल टी जो है एवरेज लाइफ नहीं है, हाफ लाइफ है, तो आंसर क्या बनेगा आपका ए पार्ट।